नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। ये चुनाव नहीं आसान क्योंकि ट्विस्ट आ गया है, और ट्विस्ट इसलिए आ गया है क्योंकि तीसरी एंट्री हो गई है। आमतौर पर राज्यसभा का चुनाव जो है वो आराम से तय हो जाता है कि कौन जीतेगा, लेकिन हरियाणा में इस बार भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा में राज्यसभा की सीटों पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन रहा। बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पवार ने, कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने नामांकन भरा, लेकिन राज्यसभा की लड़ाई उस वक्त दिलचस्प हो गई जब कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया। अब राज्यसभा की लड़ाई एक नया मोड़ ले आई है क्योंकि कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी के सहयोगी दल जेजेपी का समर्थन है। कांग्रेस के अपने ही राह में रोड़े बन सकते हैं, ऐसी आशंकाएं हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो या कोई और। लेकिन होगा क्या, ये देखना दिलचस्प है। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा का चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन हरियाणा में इस चुनाव को लेकर सामने आ रहे नए नए मोड़ ने और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण पवार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। हमने अपने कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी का फॉर्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फार्म भरवाया है। अभी तक 2 फार्म भरे गए हैं। सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई परिस्थिति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। और पार्टी संगठन ने चाहा कि मैं राज्यसभा में जाऊं, आशीर्वाद दिए करके। अब राज्यसभा में जाने के लिए मुझे नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं किसी भी नेता के पास मैंने जाकर के ये नहीं कहा कि मुझे राज्यसभा में भेजें। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ता सम्मान करती है और किस कार्यकर्ता को किस समय क्या काम देना है उसी प्रकार से काम देते हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने नामांकन फॉर्म भरा। माकन के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और प्रभारी विवेक बंसल मौजूद रहे। कि एक ऐसे सुलझे हुए एक अनुभवी व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है उसको भेजने का काम किया। निश्चित तौर पर इनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और इस बात की, जैसे अभी पवार साहब ने भी बताया, विशेषकर जो एससी बीसी के अंदर जो है एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि जो वंचित वर्ग है उसकी बात भी रखने के मौका इनको मिलेगा। अजय माकन के नामांकन के वक्त भी कुलदीप बिश्नोई नदारद रहे, जबकि इससे पहले वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक से भी किनारा कर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट कर राज्यसभा सीटों को लेकर कुमारी सैलजा की पैरवी की है। राज्यसभा की 10 सीटों में से किसी भी राज्य से कुमारी सैलजा पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का हक भी बनता था। वहीं निर्दलीय नामांकन भर कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा का खेल दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि अब राज्यसभा चुनाव में कड़ी टक्कर होने की संभावना है। और हम सबसे अपील करेंगे हमें वोट करें, और हम सबसे अपील करेंगे हमें वोट करें, और हम सबसे अपील करेंगे हमें वोट करें। गठबंधन सरकार में बीजेपी के सहयोगी दल जेजेपी ने कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देकर इस चुनाव को एक नया मोड़ दे दिया है। अब सबकी निगाहें निर्दलीय विधायकों और क्रॉस वोटिंग पर रहेंगी। लिहाजा राज्यसभा का ये चुनाव वाकई सियासत से लवरेज और दिलचस्प रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सब कुछ सामान्य हो जाए और खासकर हरियाणा में सामान्यतः कोई राजनीतिक चीज निपट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और एक बार फिर से वैसा हुआ है। 2 खास मेहमान हमारे से जुड़ गए। कृष्ण ढोल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रविंद्र ढोल, कांग्रेस से जुड़े हैं, उनका पक्ष रखने के लिए आपका भी स्वागत है। रविंद्र ढोल साहब, क्या चुनाव दिलचस्प हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया है? सामान्य तो होता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल। इक्वेशन क्या कहती है आपके हिसाब से? चुनाव जब तक इंटरेस्टिंग हो तभी तक तो उसके अंदर जो है आम जनता की, मीडिया की नजरें बनी रहती हैं। राजनीति के अंदर तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। बाकी इक्वेशन बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस का उम्मीदवार तो जीतने जा रहा है। एक बार इक्वेशन बताएं ना, किस तरीके से? हमारे पास 31 जो है एमएलए हैं और उसके बाद उसके अलावा जो हमारे पास में जिन जिन लोगों का समर्थन है, देखिए वो तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज तो कर नहीं सकता, लेकिन 31 एमएलए तो हमारे खुद के हैं कांग्रेस के, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 31 में से 3 आज यहाँ पर मौजूद भी थे, 30। तो सर 30 से काम चल जाएगा क्या? गणित क्या कहता है, 30 से काम चल जाएगा?
नहीं 31 चाहिए, 31 हमारे पास में है और उसके अलावा 2 या 3 और भी ज्यादा है, तो मतलब लगभग मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास में 34 के आसपास में विधायकों का समर्थन है। कंफर्टेबल सिचुएशन है, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं किसी। जी कृष्ण ढुल साहब, आप फिर अब इस आपदा में अवसर तलाशेंगे? नहीं, हमारे लिए तो पोजीशन इस प्रकार की है कि पार्टी को अपना राज्यसभा सांसद चुनने के लिए किसी भी प्रकार के जोड़ तोड़ की और किसी भी रूप में कोई और जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से आज मेरे छोटे भाई रविंदर जी कह रहे हैं कि हमारा एक राज्यसभा सांसद चुना जाना निश्चित है, क्योंकि इनके पास संख्या 31 है। तो पूर्व में जिस प्रकार का अनुभव रहा है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी जो है वो आने वाली है तो वो कांग्रेस को ही आने वाली है, हमारे को तो आने वाली है नहीं। नहीं, मैं तो ये कह नहीं रहा सर आपको कोई परेशानी आने वाली है। आप तो आराम से एक सीट को लेकर जा रहे हैं, कांग्रेस के पास दूसरी ना जाए इसको लेकर कोई संभावना, जोड़ तोड़ तो वहां होनी है ना, कांग्रेस के पास ना जाए दूसरी। हेलो जी, आवाज आ रही है कृष्ण ढुल साहब? हाँ आ रही। मेरा जो आपको जोड़ तोड़ नहीं करनी है, आपको जोड़ तोड़ इसलिए करनी है कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो अंदर ना जाए। स्वाभाविक है, मतलब हम तो क्या जोड़ तोड़ करेंगे, जो परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। भाई 31 सदस्यों के साथ निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक तो आज ही लापता है, कुलदीप बिश्नोई जी तो आए नहीं ना, वो तो कल भी नहीं आए। कैप्टन अजय यादव का भी बयान लगातार जारी है कि उन्होंने कहा है कि भाई जो शैलजा जी है उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। सही मानों में शैलजा जी राज्यसभा सांसद की उम्मीदवार थी, हकदार थी, लेकिन जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ज्यादा चौधर दिखाने के लिए, जैसे पिछली बार अपने बेटे को उन्होंने राज्यसभा से भेजा और उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से सुभाष चंद्रा जी के समय क्रॉस वोटिंग की थी, वो जग जाहिर सी चीजें हैं। तो जो भी अगर कोई परिस्थिति नासाज है या मुश्किल है तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो कांग्रेस के लिए ही है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ढुल साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सीधा चुनाव है या ये दिलचस्प चुनाव है? इंटरेस्टिंग हो गया है क्या ये अब? नो डाउट, अगर देखिए 2 ही अगर कैंडिडेट रहते तो वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब चूंकि 3 कैंडिडेट आ गए हैं, उसमें वोटिंग होगी ये तय है। अब वोटिंग क्रॉस वोटिंग होती है, कौन किसको वोट डालता है, किसको नफा होता है, किसको नुकसान होता है, ये तो आने वाले राजनीतिक समीकरण तय करेंगे। लेकिन मुझे ये कहने में तो गुरेज नहीं है कि अगर कोई नुकसान होगा तो वो सिर्फ कांग्रेस को होगा। और एंटी हुड्डा खेमा जो है, जो भी हरियाणा में एंटी हुड्डा खेमा है, उनका ये पूरा प्रयास रहेगा कि अजय माकन जो बाहरी है, जो दिल्ली से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो यहाँ से चुनाव जीत करके ना जाएं। ठीक, ये भाजपा की भी रणनीति रहने वाली है। ठीक है, आपने बड़ी साफगोई से बात की। रविंद्र ढुल साहब, एंटी हुड्डा खेमा ये नहीं चाहेगा कि जो बाहरी हैं वो यहाँ से जीतकर राज्यसभा जाएं। ढुल साहब, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या आवाज क्यों नहीं आ रही है, कहीं से म्यूट हुआ है क्या? हाँ बोले सर। हाँ बोले। मैं ये कह रहा हूँ ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है, और कौन चाहेगा कौन नहीं चाहेगा, जैसे कहते हैं जयवीर जी के बारे में कहा, उनकी बात का सम्मान है, लेकिन फिलहाल वो सदन के सदस्य नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उनके घर के तो है ना, ओपिनियन देना, उनके घर के तो हैं, वो आएंगे, वो साथ है हमारे, इसमें क्या दिक्कत है चिरंजीवी बात? अच्छा, पूरी जनता पार्टी के साथ में मौजूद थे, इसमें क्या दिक्कत? नहीं, वो जो फिगर है ना सर कि भाई 9 बीजेपी के सरप्लस, 10 जेजेपी के, बाकी इंडिपेंडेंट, बाकी हलोपा एनएलडी जोड़ लें या बलराज कुंडू, 27 तक तो उनका भी आंकड़ा जा रहा है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे पास 2-3 दूसरे हैं, फिर भी 27 का उनका भी आंकड़ा जा रहा है, तो भी वो 31 से दूर है।
मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, तो कैलकुलेशन तो उनके खिलाफ है, हमारे खिलाफ तो है ही नहीं। हमारे पक्ष में तो कैलकुलेशन पहले, हम तो पहले उनसे आगे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कृष्ण ढोल साहब भी कह रहे हैं ना भाई, वो क्रॉस वोटिंग का खतरा तो है। हाँ, बिल्कुल है। मैं कहता हूँ भाजपा को अपने विधायकों को बचा करके रखना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? जी, ढोल साहब कुछ कह रहे हैं, कृष्ण ढोल साहब। वरुण, मैं ये पूछना चाह रहा था रविंद्र भाई से कि किसको वो मतलब परेशानी बता रहा था, भाजपा को या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कार्तिकेय को? मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कार्तिकेय भाजपा के लिए परेशानी बन सकते हैं, कांग्रेस के लिए नहीं है। मैं समझ नहीं पाया क्या बोला इन्होंने। वो कह रहे हैं भाजपा के लिए परेशानी है कार्तिकेय, कांग्रेस के लिए नहीं है। अच्छा, तो अगर ये बात करेंगे तो शायद रविंद्र भाई जानते नहीं है कि विनोद शर्मा जी के जितने गहरे संबंध भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे, उससे ज्यादा तो कहीं रहे ही नहीं। तो अगर आप ये बात मानेंगे और कहेंगे तो मुझे ये लगता है कि कार्तिकेय ने चुनाव में उतर करके भाजपा को चुनौती ना दे करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी है। और जिस प्रकार से रविंद्र भाई गिनती गिना रहे थे, उनमें से 5-6 लोग तो मैं आपके सामने भी बता दूंगा जो निश्चित तौर पर पार्टी और आला कमान से नाराज हैं, नाखुश हैं, जिसमें कि चाहे शमशेर गोगी जी हैं, चाहे रामकिशन गुर्जर जी हैं, शैलजा खेमे के माने जाते हैं। कप्तान अजय सिंह यादव ने आज बयान दे ही दिया है कि शैलजा के साथ अन्याय हुआ है और उनका बेटा भी एक वोटिंग डालने वाला है। और नीरज शर्मा जी जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के मुख्य खेमे के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं या जो टिप्पणी करते रहे हैं, बहुत और भी बहुत है। मैं तो कुछ नाम तो आपके सामने वो देख लिए हैं जो किसी भी रूप में किसी बयानबाजी के मार्फत पार्टी और उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं या उठा चुके हैं। और आज एक और घोषणा हुई है कांग्रेस की तरफ से इसी राज्यसभा चुनाव के अंतर्गत आते आते कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव में भी सिंपल से न लड़ने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस वहां भी मैदान छोड़ करके निकलने के लिए हमारे को एक हिसाब से सर उस पे हम ना 3 बजे चर्चा कर चुके हैं, फिर ये चर्चा वापस निकाय चुनाव पे चली जाएगी। उस पे हमने 3 बजे एक अच्छा डिस्कशन कर लिया। ठीक है, नहीं लेकिन रविंद्र जी ये तो नाम गिनवाने पर मतलब अब तो नाम गिनवा रहे हैं, कहाँ नाराजगी की उनको मतलब संभावनाएं कहाँ दिख रही है उन्हें? वरुण जी, मैं जेजेपी के 7 एमएलए के नाम गिनवा दूंगा जो पूरी तरह से जेजेपी हाईकमान के खिलाफ है। इन बातों से कुछ नहीं होगा। आप बताइए क्या जेजेपी के सभी एमएलए वोट देंगे जेजेपी के समर्थित उम्मीदवार को? बिल्कुल नहीं देंगे। तो जो इक्वेशन ये अपने पक्ष में बता रहे हैं, मतलब कि देखिए अपने पक्ष में तो भाजपा को तो जरूरत है ही नहीं किसी की। तो अब जहां तक बात जो इक्वेशन ये जो है निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में, कार्तिकेय के पक्ष में बता रहे हैं, वो इक्वेशन हमारे पक्ष में भी तो है। मैं तभी तो कह रहा हूँ भाजपा को अपने एमएलए को बचा करके रखना चाहिए। क्रॉस वोटिंग हो सकती है। क्रॉस वोटिंग भाजपा वाले करेंगे, जेजेपी वाले करेंगे? भाजपा के भी करेंगे। भाजपा की बड़ी लंबी लिस्ट है जो अब सब तो असंतुष्टि जरूरी तो नहीं कि सभी मीडिया के अंदर आए। अच्छा। आवश्यक थोड़ा ना है। चलिए ठीक है। कृष्ण ढोल साहब, आपके यहाँ भी क्रॉस वोटिंग की दिक्कत आ सकती है क्या? बड़ा दावा कर रहे हैं रविंदर। कभी भी नहीं, हमारी पार्टी एक इस प्रकार की अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता चाहे वो विधानसभा में बैठा है या बाहर है, कृष्ण पवार जी का नाम देखिए चौंकाने वाला नाम है संगठन में। और पिछले दिनों बयानबाजी कयास अखबारों में मीडिया में जो नाम थे वो तो बहुत बड़े बड़े और नाम थे, लेकिन पार्टी ने जिस प्रकार से हमने कृष्ण पवार जी को सामने लाया तो क्या शाम तक किसी भी प्रकार का कोई आज एक भी बयान आया आधिकारिक तौर पर या किसी ने मीडिया के सामने को कहा कि कृष्ण पवार जी का मैं समर्थन नहीं करता या गलत हुआ या मेरे साथ अन्याय हुआ या इंजस्टिस हुआ? कभी नहीं होगा। यही तो एक भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और मेरे भाई कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी बातें आपसे इसी चैनल पर बता चुके हैं। रविंद्र जी एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी जाते रहे हैं। नहीं, मैं तो इसलिए रविंद्र ढोल साहब को पसंद करता हूँ कि वो इतनी जगह होके आए तो उनका एनालिसिस बड़ा अच्छा रहता है, अनुभव उनका काम आता है बताने में। मेरे छोटे भाई हैं, वो लगातार बहुत लंबे समय तक हम दोनों विरोध में भी बैठे हैं, आज फिर विरोध में और साथ साथ भी बैठे जी। मैं इनके अच्छे भविष्य की धर्मात्मा से कामना करता हूं और चाहूंगा कि एक दिन भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी बैठे। नहीं कृष्ण ढोल साहब, लेकिन जो बात रविंद्र कह रहे हैं कि अगर जेजेपी भी क्रॉस वोटिंग करती है, बीजेपी में भी क्रॉस वोटिंग होती है तो उनका फिगर तो बहुत ऊपर जाएगा।
भाई देखो, जेजेपी की तो मैं कह सकता हूँ, जेजेपी तो जेजेपी वाले जाने। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आज 40 सम्मानित सदस्य हैं। हमारे को वहाँ 31 चाहिए, 9 हमारे फालतू हैं। 9 हमारे फालतू, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ वो चलवाएंगे। तो ऑब्वियस है कि हम लोग ये चाहेंगे कि कांग्रेस का रथ रुके, कांग्रेस को हम रोकें, तो उसके लिए हमारे लोग क्रॉस नहीं करेंगे, वो हमारी योजना रणनीति के तहत चले जाएंगे। वो सरप्लस वोट है वो तो आपका। हमारा उद्देश्य तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद को रोकना है कि वे राज्यसभा सांसद ना बने। निर्दलीय भी वहाँ आंकड़ा अपना खेल दिखाएंगे। अब उसके बावजूद भी अगर बात करें तो 4 से 5 वोट की जरूरत पड़ेगी कार्तिकेय को राज्यसभा सांसद बनने के लिए। और वो 4 से 5 एमएलए अगर आए और कार्तिकेय जी अगर मान लो राज्यसभा सांसद बने, तो क्रॉस वोटिंग कहाँ हुई, ये जग जाहिर सी बातें होंगी, इसकी मंत्रणा करने की जरूरत ही नहीं। और जो क्रॉस वोटिंग का सिलसिला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुद शुरू किया था सुभाष चंद्र जी के समय, आज उनको भोगना पड़ेगा। वो खेल उन्होंने शुरू किया था, इस बार अंत उन्हीं के खेल से उन्हीं को मात मिलने वाली है। रविंद्र जी, 2016 बार बार याद दिलाया जाता है, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, 2016 में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों ने आर के आनंद जी के जो विधायक थे आर के आनंद जी के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन एक साजिश के तहत उनके पेन को बदल करके उनके वोट को निरस्त किया गया, जबकि पब्लिक में वोट डली थी। मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से कानूनी तौर पे भी गलत था उनको निरस्त करना। तो ये कहना है कि कोई क्रॉस वोटिंग हुई थी, बिल्कुल गलत है। इवन यदि रणदीप सुरजेवाला जी ने भी पब्लिक में वोट दिखाया तो वो वोट भी कांग्रेस को ही पड़ा था, चाहे आप उसको कैंसिल कीजिए या कुछ कीजिए। भाजपा ने अपना दबाव डाल करके, प्रशासनिक दबाव डाल करके जो है वहां पर वोटों को कैंसिल कराया था कांग्रेस जी। लेकिन डर है 16 जैसा कुछ होने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं। देखिए वरुण जी, जो रविंद्र भाई ने कहा, आप तो खुद लॉयर हैं, अभी 2-3 मुकदमे इन्होंने इस प्रकार के लोग जो अदालतों में चक्कर काट रहे थे, वो भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों की मदद के लिए लड़े हैं एम्प्लॉइज के हक में, और उनके लिए लड़ाई लड़के इन्होंने उनके हक में फैसले भी कराए। इसके लिए मैं भाई को साधुवाद देता हूँ कि छोटा भाई परमार्थ के और अच्छे काम भी कर रहा है, धन्यवाद, और लॉयर भी है। तो कम से कम इनको आज इस चैनल पर यह कहना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वोट हमने कैंसिल करवाए जानबूझकर, या उनको हमने निरस्त कर दिया, पेन बदल दिया, वो कह रहे हैं पेन बदल दिया, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये लॉयर है, इनको पता है कि वो लड़ाई कहाँ तक लड़ी गई थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे सम्मानित व्यक्ति, जिनके 16 सीनियर लोगों के वोट कैंसिल हुए थे, वो निरस्त नहीं हुए थे, कैंसिल हुए थे। और कैंसिल इसलिए हुए थे कि उस पर, और एक और चीज मैं आज दावे के साथ और खुले में कह सकता हूँ, जो आज सचिव हैं विधानसभा के, उस वक्त वो उप सचिव थे और आर के नांदड़ जी, वो उनकी अपॉइंटमेंट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा ही की गई थी। तो मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है यहाँ कि वो उनके रहते तो इनजस्टिस हो ही नहीं सकता था। तो ये जो कारण रहा, और जिसको आज रविंद्र जी बता रहे हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल एक सियासी खेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खेला था। क्योंकि उस वक्त जो लड़ाई में था वो उनका विरोधी कैंडिडेट था, जिसको वो नहीं चाहते थे कि ये राज्यसभा जाए। और चूंकि केंद्र की लड़ाई का एक मोरा था और केंद्र को यह दिखाना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ताकत है, इसलिए वो वहां से नहीं कृष्ण ढोल साहब, तो पिछली बार, चलिए आपकी बात अगर आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दिखाना चाहते थे कि उनमें कितनी ताकत है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थन कर रहे हैं ना, इस बार तो दिक्कत नहीं होगी। आप कह रहे हैं इस बार उनके विरोधी कुछ दिखाएंगे। तो देखो जी, ये सत्य है ना भाई जी वरुण, कि कोई किसी के लिए अगर खड्डा खोदता है, खाई खोदता है, तो उसके पीछे कुआं भी तो होता है। अगर हमें अपने खोटे हुए गड्ढे भरने पड़ेंगे तो ये मान के चलिए कि अगले मोड़ पर और बड़ा गड्ढा मिलने वाला है। किसी ने, मैंने अगर रविंद्र भाई के आगे गड्ढा खोदा है तो कोई मेरे आगे उससे भी बड़ा खोदे मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है। तो 16 से ज्यादा थोड़ी हो जाएंगी। किसी के लिए जैसा करते हो वैसा होने वाला है। ये जो परीक्षा की घड़ी है, ये ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कार्तिक के लिए है।
कार्तिक के लिए ने तो अपनी बाजी खेल दी, क्योंकि उसके पास होने के लिए कुछ है ही नहीं। वो तो मैदान में तीसरा कैंडिडेट अगर नहीं आता तो निश्चित तौर पर दो तो बनी गए थे। तीसरे कैंडिडेट का आना, और वो भी विनोद शर्मा जी के बेटे का आना, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गूढ़ मित्रों में जाने जाते हैं, ये चीज तय करता है कि परीक्षा की घड़ी, चिंता की लकीरें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसमें अपना सुरक्षित रास्ता है। हमारा तो राज्यसभा सांसद चुना जाएगा और हमारा यह प्रयास रहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो आज राज्यसभा कैंडिडेट हरियाणा में दिया गया है, उसको हम किसी भी सूरत में ना चुनने दें। यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहेगा। रविंद्र ढोल साहब, चंडीगढ़ के हमारे कुछ जानकार बता रहे थे कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कल बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें और आज में दिन रात का फर्क था। आज वैसी बात नहीं थी जैसी कल थी। नहीं, मैं कल भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी बात किसी प्रकार की थी। बढ़िया माहौल के अंदर बातचीत चल रही थी, बढ़िया माहौल के अंदर आज नॉमिनेशन फाइल हुआ है और उसके बाद में बढ़िया माहौल के साथ में ही स्ट्रेटजी बनी है और स्ट्रेटजी बिल्कुल पब्लिक सार्वजनिक तौर पे आपको दिखेगी और देख करके हम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं कि हमारा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाने वाला है। हमारी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ पे, हमारी शुभकामनाएं जो है निर्दलीय उम्मीदवार के साथ पे। मैं शुरुआत में ये कह चुका हूं कि सबसे पहली बात है कि कांग्रेस के कैंडिडेट तो जीतने वाले हैं। अब ये मुकाबला भाजपा और निर्दलीय के बीच में है कि कौन जीतेगा। नहीं, भाजपा और निर्दलीय वो कृष्णलाल पंवार के बीच में थोड़ी दिक्कत आ रही है। विनोद शर्मा जी उतने ही क्लोज, देखो मैं ये कह रहा हूँ, विनोद शर्मा जी उतने क्लोज भारतीय जनता पार्टी के, तभी तो भाजपा उनको समर्थन दे रही है बाहर से। नहीं, समर्थन तो उनके पास सरप्लस है ना भाई, वो करें क्या? सरप्लस है, उनके कट गए तो किसको पता है। अच्छा, और जेजेपी के कट गए तो किसको पता है। मैं तभी तो कह रहा हूँ ये तो जो सीक्रेट वोट है, सीक्रेट वोट कहाँ किसकी कहाँ डलेगी, इसका दावा तो भारतीय जनता पार्टी भी तो नहीं कर सकती ना। अभी देखिए रविंद्र भाई कह रहे हैं गुजरात में हुआ था, इनको पता है गुजरात में क्या हुआ था। आधे वोट से हार गए थे, मुझे याद है। करके दिखा दिया था भाई, देखो जी मैंने तो वोट डाला था। और वो सीक्रेट वोट रणदीप सुरजेवाला जैसा एक समझदार व्यक्ति वो आकर के दिखा रहा है पत्रकारों को। तो आप ये सोचिए किस प्रकार की सीक्रेट वोटिंग है और किस प्रकार का इनका प्रसंग रहता है। और मैं तो आपको यहाँ तक कह रहा हूँ कि जिस प्रकार हरियाणा में घमासान मचा हुआ है वरुण भाई, आप देखना कि राजस्थान में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर यहाँ कैंडिडेट हारता है तो राजस्थान में वहां पर रणदीप सुरजेवाला भी जीत के आने वाले नहीं है। वहां राजस्थान में भी रणदीप हारेगा क्योंकि वहां भी सुभाष चंद्रा जी आ गए हैं। तो ये लोग 4 सीटें वहां है, 5वां निर्दलीय आ गया, 2 सीटें यहाँ है, 3रा निर्दलीय आ गया। तो भाजपा के लिए तो कुछ नुकसान की स्थिति है ही नहीं। अगर कोई स्थिति खराब है तो वो कांग्रेस के लिए नहीं। अगर रणदीप सुरजेवाला अगर नहीं पहुंचते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये खुशी की बात है ना उसके लिए, तो क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहेंगे कि वो राज्यसभा ना जाए वहां से। पहली इक्वेशन तो यही थी, रविंद्र जी, पहली इक्वेशन तो यही थी कि जो व्यक्ति हरियाणा का है, मतलब राज्यसभा में कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर उसे भेजना तय किया है तो वो उसको गृह प्रदेश से ना भेजकर राजस्थान से भेजा जा रहा है, और जो राजस्थान का प्रभारी है उसे राजस्थान से ना भेजकर हरियाणा से भेजा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं डर तो था कि सब कुछ स्मूथ नहीं चलेगा। नहीं, डर जैसी ऐसी कोई चीज नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे भेजती रही है और कांग्रेस भी भेज रही है, और ये राज्यसभा के अंदर ऐसा होता है, अक्सर होता है इस प्रकार से। पिछली बार राज्यसभा से जो चुन करके आए थे दुष्यंत गौतम जी, वो कौन से हरियाणा के थे, तो भारतीय जनता पार्टी के। तो ये इन चीजों में तो कुछ रखा नहीं। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा का विषय ये जरूर बन गया है, तो बना है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। हरियाणा के भी एक उम्मीदवार चुन करके आ रहे हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट से चुन करके आ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ से दिक्कत हो सकती थी? नहीं, यहाँ पे दिक्कत वाली ऐसी कोई चीज नहीं थी। हरियाणा में लड़ते तो हरियाणा में भी जीतते हो। जी, कृष्ण ढोल साहब, फाइनल कमेंट। मैं ये कह रहा था रविंद्र भाई को, जब दुष्यंत गौतम जी यहाँ से चुने गए उस वक्त जहाँ वो दिल्ली की राजनीति करते हैं, दिल्ली की कोई सीट नहीं थी राज्यसभा की। अब जो सीट है, अब ये कोइंसिडेंट मानिए या कुछ भी मानिए कि अब फिलहाल हरियाणा में भी आ गई और दिल्ली मतलब राजस्थान में भी आ गई, दोनों जगह राज्यसभा सीटें आ गई। तो रणदीप सुरजेवाला को क्या कारण रहा कि हम राजस्थान भेज रहे हैं, हरियाणा में हम अजय माकन को ला रहे हैं। जो राजस्थान के प्रभारी थे उनको वहां से भेजते
क्योंकि दुष्यंत गौतम जी को जब हमने भेजा तो वो हमारे यहाँ प्रभारी थे, सह प्रभारी, तो उस नाते हमने उनको भेज दिया। अनिल जैन जी भी रहे हैं राज्यसभा सांसद। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है कि राजस्थान से लड़ने वाले रणदीप सुरजेवाला अगर हरियाणा से लड़ते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको कभी भी ना जीतने देते। तो ये शीर्ष नेतृत्व को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने ये अदला बदली कर दी। अब इस अदला बदली में भी नुकसान क्या हो रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी खेमा है वो तो नहीं चाहेगा ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हर चीज पर संतुष्टि चले, क्योंकि पिछली बार उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दबाव दे करके बनवा दिया। इस बार बेचारी शैलजा जी का नंबर था तो उनका नंबर कटवा करके अजय माकन जी को ले आए। रणदीप सुरजेवाला को यहाँ से लड़ने डर था, इसलिए उनको राजस्थान भेज दिया। जी सर, समय थोड़ा कम है, एक बार ढोल साहब इस पर रिएक्ट कर देंगे। जी ढोल साहब रिएक्शन दे दें इस पे। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह चुका हूं कि हरियाणा के उम्मीदवार वहां से चुन करके आएंगे। रणदीप जी सीनियर नेता हैं, हरियाणा से लड़े, जहां भी लड़े वो चुन करके आएंगे। अब दूसरी बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट को क्या खतरा हो सकता है। कांग्रेस वहां पे रूलिंग पार्टी है राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार रूलिंग पार्टी हरियाणा में भाजपा है, भाजपा ये दावा करती है कि कांग्रेस को खतरा है, और वहां पे रूलिंग पार्टी है तब भी भाजपा ये दावा करिए कांग्रेस को खतरा है, तो ज्यादा हो गया ना। चलिए ठीक है, लेकिन ये ज्यादा है। दिलचस्प चुनाव, बेहद दिलचस्प हो गया। मैं माफी चाहता हूं कृष्ण हुड्डा, फिर आप दोबारा कभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समय आज इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है और कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद ये माना जा सकता है कि ये चुनाव नहीं आसान। इतना समझ लीजिए, अब देखना है कहां से कहां तक पहुंचना है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।